महलों से गरीब ससुराल आई अमीर बहू। एक तरफ गाजे बाजे का शोर था। दुल्हन के जोड़े में जानवी छलकते आंसुओं से पिता से कहती है, आशीर्वाद दीजिए डैडी। अजी बेटी आशीर्वाद मांग रही है, आशीर्वाद तो दीजिए। क्या आशीर्वाद दूं मालिनी? जैसा जीवन साथी तुम्हारी बेटी ने अपने लिए चुना है, मैं उसे ये भी आशीर्वाद नहीं दे सकता कि सदा खुश रहना, क्योंकि मैं जानता हूँ ये खुश नहीं रहेगी। नाजों में पाला था मैंने अपनी बच्ची को। जा मेरी बच्ची, सदा खुश रहे। इसी के साथ आलीशान राजा महाराजाओं जैसे महल वाले मायके से जानवी डबडबाई आंखों से सोने की डोली में बैठकर विदा हो जाती है। कहार उसके गरीब ससुराल के आगे डोली उतार कर वापस लौट जाते हैं। जानवी ने एक नजर अपने गरीब ससुराल को देखा, जो कि पूरी तरह पुराना मकान था। फूस की दीवारें बेजान दिख रही थी और मिट्टी के कच्चे आंगन में लहलहाती तुलसी जैसे घर की लक्ष्मी का स्वागत कर रही थी। किरण, जा बिटिया, अंदर से आरती की थाली ले आ। जी माँ भी लाई। किरण आरती की थाली और चावलों से भरा कलश लेके आती है। कौशल्या खुशियों भरे दिल से स्वागत करवाती है। बहू, इस कलश को दाएं पैर से गिराकर अपने ससुराल में आओ। कहते हैं बहू के शुभ कदम जब ससुराल में पड़ते हैं तो उनके सोए भाग्य जाग जाते हैं। जानवी गृह प्रवेश करके अपने गरीब ससुराल में आती है, जो कि एक कमरे में ही सिमटा हुआ था। घर के अंदर समाई हुई गरीबी तंगी भरे हालातों से साफ साफ झलक रही थी। एक तरफ मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन थे, दूसरी तरफ जमीन पर बिस्तरा लगा था। बहू, तुमने जो बलिदान दिया है उसकी कीमत हम सब हरगिज नहीं चुका सकते हैं। अगर जानवी ने ऐसी भी कौन सी कीमत चुकाई है और क्यों महलों की शहजादी होकर भी उसने गरीब ससुराल की बहू बनना चुना, चलिए देखते हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो जानवी। नरेश को देखते ही जानवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नरेश, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। आई एम सो ग्लैड। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अमीरजादों के डायमंड रिंग तो नहीं, बस ये गुलाब का फूल है। ऐसा बोलते हुए गरीब हालातों को सोचकर नरेश की आंखें भर आती हैं। उसके ऐसे पूछते हुए जानवी अपने प्यार का इकरार करती है। नरेश, मुझे तुमसे महंगे तोहफे नहीं चाहिए, बस उम्र भर के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे लिए वही काफी है। फिर चाहे हालात जैसे भी हों, मैं गुजार लूंगी। तभी जानवी के माता पिता कमरा नॉक करते हैं। अरे जानवी बेटी, दरवाजा खोलो। मुझे जाना होगा जानवी। तुम्हारे माता पिता मुझे देख लेंगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तुमको याद है ना, कल तुम्हें पापा से हमारे रिश्ते के लिए बात करनी है। टाइम से आ जाना, डोंट बी लेट। वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। मैं आ जाऊंगा। इसी के साथ नरेश चला जाता है। जानवी शहर के टॉप क्लास बिजनेसमैन अनंत चतुर्वेदी की इकलौती बेटी थी, जो नाजों में पली बड़ी थी, जबकि नरेश एक बहुत ही गरीब तबके का लड़का था। दोनों के प्यार के बीच अमीरी गरीबी की ऊंची दीवार खड़ी थी। जानवी के महल जैसे मायके में उसकी जरूरत के लिए नौकर चाकर की फौज थी, जबकि नरेश अपना घर चलाने के लिए पंक्चर बनाने का काम करता था और पार्ट टाइम वेटर का काम भी करता था। क्या तकदीर इन प्यार करने वालों को मिलवाएगी या इन्हें जुदा कर देगी? क्या कर रही थी बेटा? इतनी देर क्यों लग गई है दरवाजा खोलने में? हम सब केक लेकर खड़े थे। वो डैडी, मेरी आंख लग गई थी। मगर तुम्हें तो लेट नाइट जागने की आदत है, आज इतनी जल्दी सो गई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, ओके, चलो केक काटते हैं। अरे मालिनी जी, हमारी शहजादी को क्राउन तो पहनाइए। मालिनी हीरे का ताज जानवी को पहनाती है। जानवी महंगा केक काटती है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर जानवी, हैप्पी बर्थडे। मेरा बच्चा, हर साल की तरह इस साल भी मैंने तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी रखी है और ये गाउन मंगवाया है, यही पहनना। अगले दिन जानवी के महल में उसके जन्मदिन की ग्रैंड पार्टी चल रही होती है। किरण बहन, जल्दी से मेरी शर्ट ढूंढ कर दे दे, वेटर के काम पर जाना है। जी जी भैया, अभी ढूंढ रही हूँ, सारे कपड़े गठरी में बंधे हैं। अरे नरेश, जल्दी कर, हमें जिनके यहाँ जाना है उन्हें लेट हो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अनंत चतुर्वेदी की इकलौती बेटी की जन्मदिन है भाई। ये सुनते ही नरेश इनकार कर देता है। अनंत चतुर्वेदी? ये तो जानवी के पिता है। माफ करना भाई, मगर मैं नहीं जा सकता। अरे तू पागल है क्या? अब एन मौके पर मैं किसको बोलूंगा? तुझे चलना ही पड़ेगा, समझा? ना चाहते हुए भी नरेश को वेटर के काम के लिए आना पड़ता है, जहां बड़े बड़े खानदानी अमीर लोग मौजूद थे। तभी नरेश गलती से अनंत चतुर्वेदी से टकरा जाता है और वह घमंड में गिरेबान पकड़ लेता है। यू इडियट,
हाथ में दम नहीं है क्या? मेरा इतना महंगा लाखों का कोट खराब कर दिया। जूते देखो कितने गंदे हैं। कौन लेकर आया इस सड़क छाप वेटर को? कौन है तुम्हारा मैनेजर? सॉरी सर, मैं अभी साफ कर देता हूँ। झगड़ा सुलझाने के लिए जैसे ही जानवी बीच में आती है तो नरेश को वेटर के हुलिये में देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बस कीजिए डैडी, और कितना शर्मिंदा करेंगे आप इसे। नरेश, तुम ठीक हो? जानवी, तू इसे जानती है? हाँ माँ, ये नरेश है। मैं इससे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही अनंत चतुर्वेदी जानवी को खींचकर चांटा मारता है। बदतमीज, जो दिल में आए जा रहा है बोल रही हो। तुम महलों की लड़की इस 2 टके के गरीब का हाथ थामना चाहती हो। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। पापा, मैंने नरेश को अपना जीवन साथी चुन लिया है। या तो मेरे गले में इसके नाम का मंगलसूत्र होगा या फांसी का फंदा। बेटी के फैसले के आगे ना चाहते हुए भी अनंत पूरी धूमधाम से जानवी की शादी करवा देता है। जानवी अपने महलों का मायका छोड़कर गरीबी भरा ससुराल चुनती है, जहाँ उसे कठिनाई और संघर्ष झेलना पड़ता है। अरे जानवी बहू, किसने कहा था तुम्हें चक्की चलाने को? लाओ मुझे दो, मैं गेहूं पीस दूंगी। नहीं माँ जी, मुझे करने दीजिए, अब तो जीवन यहीं गुजारना है। ये बोलते हुए जानवी सख्त चक्की पीसती है, जिससे उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, जिसे देखकर ममता जताते हुए कौशल्या रो देती है। देखो तो कैसे फूलों से हाथों में छाले पड़ गए। किरण, हल्दी पीस कर ला भाभी के लिए। किरण कड़कड़ाती ठंड में हल्दी पीस कर उसे लगाती है, मगर गरीब ससुराल चुनने के चलते जानवी को संघर्ष उठाने पड़ते हैं। जहां मायके में मखमल के बिस्तर पर सोती थी, ससुराल में सर्द भरी जमीन में सोना पड़ता है। दूर दराज नदी से पानी लाना, जंगल से लकड़ी लाना उसकी जरूरत थी। माँ, क्या हुआ? भाभी आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं किरण, बस कमर खिंच रही है। भाभी, आपको जमीन पर सोने की आदत नहीं है ना? लगता है सर्दी लग गई है। किरण अपने भाई नरेश के पास आकर कहती है, नरेश भैया, हो सके तो भाभी के लिए एक सिंगल नरम गद्दा ला दो। वो सो नहीं पाती है ऐसे बिस्तर में। हमें तो गरीबी की आदत है। कहाँ से गद्दा ले आऊं बहन? अभी पहले ही ठंड से कोई काम धाम नहीं है। घर की रोजी रोटी ही बड़ी कठिनाई से चल रही है। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कोई इंतजाम करती हूँ। कौशल्या खुद अपने हाथों से अपनी अमीर महल वाली बहू के लिए कतरनों से जुगाड़ लगाकर गद्दा बना कर देती है। बहू, मैंने ये गुदड़ी के कपड़ों से तेरे खातिर गद्दा बनाया है। आज से तू इसी पर सोना। जानती हूँ ये तुम्हारे महलों जैसे मखमल बिछौने जितना नरम मुलायम, जितना कीमती तो नहीं होगा, लेकिन चुभेगा नहीं। सास के साथ ननद भी जानवी को अपने हाथों से बने हुए स्वेटर तोहफे में देती है। भाभी, मैंने अपने हाथों से ये स्वेटर आपके लिए तैयार किया, आप पहनना, इसमें आपको गर्माहट मिलेगी, ठंड नहीं लगेगी। सास और ननद का इतना प्यार पाकर जानवी दिल खुशियों से भर जाता है और वह धन्यवाद करती है। माँ जी, मेरी खातिर ये गद्दा लाखों के मखमल वाले गद्दे से बढ़कर है। और ननद जी, स्वेटर के लिए दिल से शुक्रिया। मैं अपने गरीब ससुराल में बहुत खुश हूँ। भले ये सुख सुविधा नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना प्यार करने वाला परिवार है, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। तभी दरवाजे पर जानवी के माँ बाप रजाई, तोहफे, मिठाई, फल के साथ खड़े थे। अपनी बेटी को उसके गरीब ससुराल में इतना खुश देखकर उनके मन से भी सारा संदेश दूर हो जाता है। समदन जी, आज आप लोगों ने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे लगा था मेरी बेटी इस गरीबी में पता नहीं कैसे रह रही होगी, मगर इसका खुशियों से खिला चेहरा देखकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गईं। आइए, आप दोनों दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। गरीब ससुराल वाले अपनी अमीर बहू के मायके वालों का आदर भाव करते हैं। अब सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। बहू देख, इतने बड़े लड्डू ठीक है ना? हाँ पापा जी, ठीक है। मैंने और बेसन के लड्डू का मिश्रण तैयार कर दिया है। पापा जी, आप इसका भी लड्डू बना देना। हाँ बहू, मैं कर दूंगा। तू कोई और काम देख ले, कहीं कोई काम रह ना जाए। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पारुल बहू, तेरी ननद तैयार हुई या नहीं देखना जाकर, उसे अच्छे से तैयार कर दियो। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। दीदी, मैं और जीजाजी सही से मंडप तो लगा रहे हैं ना? देख लीजिए। हाँ, सही से लगा रहे हो आप। यहाँ साड़ी भी लगा दीजिए, इससे सुंदर लगेगा मंडप। ठीक है। ये कहकर सब काम निपटा रहे होते हैं और पारुल अपनी नंद शिप्रा को दुल्हन की तरह तैयार कर देती है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमने तुम्हें दुल्हन के रूप में इतना सुंदर तैयार किया है। वैसे तुम हो ही इतनी सुंदर शिप्रा। शुक्रिया भाभी, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी शादी में कोई अड़चन ना आ जाए। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर घर के लोग इतना तामझाम क्यों कर रहे थे? बाहर से शादी की तैयारी करने वाले लोग क्यों नहीं थे? भाभी क्यों हलवाई बनी हुई थी? क्यों नंद ऐसा कह रही थी कि उसकी शादी में कोई अड़चन ना आ जाए? पूरी बात जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां सजी हुई दुल्हन शिप्रा पार्लर से निकलती है और उसकी भाभी रोड पर खड़े होकर कहती है, शिप्रा तुम यहीं खड़ी रहना, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी, जल्दी आना।
ये कहकर पारुल रोड की तरफ जाती है कि एक रॉन्ग साइड गाड़ी पारुल की तरफ आती है। उसे बचाने के लिए शिप्रा पारुल को खींच लेती है, जिसमें धक्के से वो कार के सामने आ जाती है और पैर से खून निकलने लगता है। पारुल फौरन अपनी नंद को अस्पताल ले जाती है और उसके बाद धीरे धीरे वो मंडप में लंगड़ा कर आती है। ये देख मनोरमा कहती है, अरे ये शिप्रा इतना लंगड़ा कर क्यों जल रही है? वो अभी उनके पैर में दर्द होने लगा, थोड़ा सा धक्का लग गया था। अच्छा दिखाओ कितनी चोट लगी है। अरे रहने दीजिए, नहीं मुझे देखना है कितनी चोट लगी है। पारुल कैसे चोट लगी शिप्रा को, मुझे बताना। मनोरमा मानती नहीं है और लहंगा उठाकर शिप्रा का पैर देखती है तो फ्रैक्चर पाती है। ये क्या शिप्रा, तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो रहा है? मतलब आप लोग इसलिए हमें नहीं बता रहे थे ना, ताकि अपनी टूटे पैर वाली लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दे? नहीं, मैं अपने बेटे की शादी इस लंगड़ी लड़की से नहीं कर सकती। मैं रिश्ता अभी के अभी तोड़ रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। इस भरे मंडप में हमारी बेटी से रिश्ता मत तोड़िए, हमने बहुत पैसे लगाए हैं। बहन जी ऐसा मत कीजिए। अरे हटो यहाँ से, चल बेटा यहाँ से चल, तेरे लिए मैं कोई और अच्छी लड़की देखूंगी। तभी भरे मंडप में मनोरमा अपने बेटे की शादी तोड़कर वहां से चली जाती है। रिश्तेदार बातें मनाते हैं, धीरे धीरे सभी लोग चले जाते हैं। शिप्रा और उसके माता पिता सभी रो रहे होते हैं। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी आंखों के सामने मेरा रिश्ता टूट गया। अब मेरी कभी भी शादी नहीं हो पाएगी। कहीं मैं सच में लंगड़ी तो नहीं बन जाऊंगी? नहीं शिप्रा ऐसे मत रो। तुमने सुना था ना डॉक्टर ने क्या बोला था? 2-3 महीने में तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। तुम आराम से बैठो। ये सब मेरे कारण हुआ है। तुम मुझे बचाने नहीं आती तो आज तुम्हारी शादी हो जाती। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवाऊंगी। शिप्रा बेटी, तेरी भाभी ने कुछ कह दिया है तो वो करके जरूर रहेगी। इस बात का तो मुझे भी भरोसा है। चिंता मत कर तू, तेरी शादी जरूर होगी। फिलहाल तू आराम कर। बिरजू, निकेतन, हटा दो ये मंडप, कोई शादी नहीं होगी। लेकिन हमने शादी में 2-2.5 लाख रुपए का जो खर्चा किया है, उसका क्या? सारा खाना बर्बाद हो गया। कितने मुश्किल से मेरे बेटे ने पैसे जमा किए थे अपनी बहन की शादी के। पिताजी, मैं अपनी बहन के लिए दोबारा मेहनत करूंगा। फिलहाल उसका पैर ठीक हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुरी स्थिति में जैसे तैसे सभी एक दूसरे को संभालते हैं और शिप्रा का ख्याल रखते हैं। भाभी उसके पैर के फ्रैक्चर हट जाने के बाद धीरे धीरे मालिश करती है, जिससे वो थोड़ा बहुत चल पाती है, लेकिन लंगड़ा कर। इससे आसपास के लोग उसका खूब मजाक बनाते हैं। 3 महीने बाद ठंड का मौसम आ जाता है। साथ ही घर वाले गरीबी से जूझ रहे थे, इतना कि खाने पीने तक को मुश्किल हो रही थी। और उसी में से सतीश पैसे बचा रहा था, संदूक में पैसे डालते हुए। आज भी मैंने 200 रुपए डाल दिए। मुझे नहीं लगता ऐसे धीरे धीरे पैसे मैं जमा कर पाऊंगा। ऊपर से ठंड है, घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते, न हीटर लाने के लिए, न रजाई लाने के लिए। वो कैसे शादी करूंगा अपनी बहन की? भाई आप चिंता मत करो, मुझे शादी ही नहीं करनी। जितना मेरे साथ होना था हो चुका, फिर से मेरी वजह से आपको पैसे फूकने पड़ेंगे। नहीं शिप्रा ऐसे मत सोचो, हम तुम्हारी शादी की तैयारी कर लेंगे। बहू देख, इस ठंड की वजह से मेरे हाथ पैर की उंगली सूज गई है। कुछ कर, मैं डॉक्टर के पास जाकर महंगी दवाई नहीं खाना चाहती। माँ जी घर में फिटकरी पड़ी है, मैं गर्म पानी करके डाल देती हूँ। आप उसमें पैर डुबो लेना, आपकी सूजन चली जाएगी। बस आप कुछ दिन तक गर्म पानी में पैर सेक लेना। बहू, तूने खाने में क्या बनाया है? कुछ गरम गरम खिला दे, अब और दाल रोटी खाने का मन नहीं है। माँ जी, पापा जी, मेरे पास एक जुगाड़ है। घर में पालक रखे हैं, आज पालक की पराठे बना देती हूँ लहसुन की चटनी के साथ। इसमें कौन सा नया सामान फूकना है? ये कहकर पारुल सास के लिए चूल्हे पर गर्म पानी कर देती है और उसमें फिटकरी डालकर सास को पैर दबाने के लिए दे देती है, जिससे उसे अच्छा लगता है। दूसरी तरफ घर के लिए सिलबट्टे पर लहसुन की चटनी पीसती है और पालक के पराठे बनाकर घर वालों को खिलाती है। वाह बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। इतनी गरीबी में भी इतना अच्छा खाना सिर्फ तू ही खिला सकती है। अच्छा, तूने शिप्रा के लिए कोई रिश्ता ढूंढा? देख रही हूँ पापा जी, अभी तक कोई नहीं मिला। पहले जैसे अहंकारी लोगों से तो मैं करूंगी नहीं, जो किसी के भावना दर्द परिस्थिति को न समझे। कुछ दिनों बाद ठंड में शिप्रा मंदिर से लौट रही थी कि सूरज के नाम के लड़के से वो टकरा जाती है, जहां दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। आप ठीक तो है ना? आपकी पाँव में चोट लगी है, इसलिए आप टकराने से डिसबैलेंस हो गई। वो पैर में थोड़ा दर्द था ना, इसीलिए। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। आप अकेले कैसे जाएंगे? आपके पाँव में दर्द है। आप मुझे अपना घर का एड्रेस बता दीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ कार से। प्लीज मना मत कीजिएगा। और मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मुझे जब किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो मैं कर देता हूँ।
ठीक है। फिर सूरज शिप्रा को घर तक ड्रॉप कर देता है। एक तरफ पंडित जी पारुल को सूरज की फोटो दिखाते हैं जहां वो लड़के को पसंद कर लेती है, और 2 दिन बाद पारुल शिप्रा को फोटो दिखाती है। रिश्ता झट से दोनों तरफ से तय हो जाता है और फिर लड़की वालों की गरीबी को जानकर सूरज की मां रामवती कहती है, सुनिए, देखिए हमें आपसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस शादी अच्छे से कर देना और हमारे मेहमानों की व्यवस्था ऐसा ना हो कहीं सुनने को मिले। आंटी जी आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी ननद की शादी खूब धूमधाम से करूंगी, सब राजी खुशी होकर जाएंगे। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। पंडित जी ने 3 हफ्ते बाद की शादी की तारीख निकाली है, जब तक आप तैयारी कर लेना। इतना कहकर लड़के वाले चले जाते हैं और सतीश परेशान होने लगता है। हे भगवान, अब क्या होगा? पिताजी, मैंने अपने संदूक के पैसे जोड़े थे, वो सिर्फ 40,000 है। ऐसे में शादी कैसे होगी? न उसके कोई गहने हैं, न ही खाने पीने के। इतना पैसा 50,000 तो हलवाई वाला ले लेता है, और फिर टेंट, लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, ऊपर से सर्दी है और इसका लहंगा, सब कैसे होगा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। माँ जी, मैंने अपने गहने उन लोगों से वापस ले लिए थे जो मैंने भेजे थे। गहने की परेशानी नहीं है, खाने पीने हलवाई की जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। इनके जो पैसे हैं हम राशन ले आएंगे, बाकी हमारे पास राशन का गेहूं पड़ा है। किसी को गेहूं के बदले हम ढेर सारी हरी सब्जी, आलू टमाटर ले लेंगे, जिससे कि हमारा सब्जी का काम खत्म हो जाएगा। और मिठाई के लिए दूध ले लेंगे चंचल काकी से, उनसे मैंने पहले ही बात कर ली थी दीदी को तैयार करने की, तो उनका लहंगा और मेकअप मैं देख लूंगी। वाह बहू, आधे से ज्यादा जुगाड़ तो तूने ही कर दिए, लेकिन मंडप की तैयारी भी रहती है और मेहमानों की व्यवस्था करनी है। ठंड का समय है, कुर्सी हम लगा नहीं सकते। आइडिया पापा जी, हमारे पास कुछ पुराने बोरे, पुराने कपड़े और सूखी घास है, उसे हम बैठने के लिए व्यवस्था कर देंगे, जिससे लोगों को ठंडी जमीन पर नहीं लगेगी। चाहेंगे तो रात भर सो भी जाएंगे फेरों तक। दूध से उनको केसर का दूध न सही इलायची का दूध जरूर दे देंगे। बाकी मैं मिठाई खाना सब तैयार कर लूंगी और पुरानी साड़ी और बांस के डंडे से ये मंडप लगा लेंगे। मैंने अपने भाई को भी बुलाया है, वो मदद करवा देगा। देखा शिप्रा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी शादी तो मैं ठंड में करवा कर ही रहूंगी। मेरी पारुल, मेरी बहू पर मुझे बहुत गर्व है। ऐसे 3 हफ्ते बीत जाते हैं। शिप्रा का पाँव बिल्कुल ठीक हो जाता है। भाभी उसके लिए हल्दी और मेहंदी पीस देती है, जिससे उसकी दोनों रस्म हो जाती हैं। शादी वाले दिन सास फूल पत्तों से तोरण और लड़ी तैयार करती है। दूसरी तरफ बहू मिठाई बनाती है तो ससुर लड्डू बनाते हैं। जीजा साला मंडप तैयार कर देते हैं और एक तरफ भाभी अपनी नंद को भी सवार देती है। मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलो बाहर चलते हैं, दूल्हे राजा आ गए हैं। ननद इतनी अच्छी लग रही है तो किसी की नजर न लगे। फिर दूल्हा दुल्हन मंडप में शादी करते हैं। दूसरी तरफ भैया भाभी मेहमानों को बिठाकर ठंड से बचाते हुए जुगाड़ू बिछौने पर खाना खिलाते हैं, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। और विदाई होने पर शिप्रा अपनी भाभी को गले से लगाकर रोने लगती है। भाभी, मेरी शादी हो गई, पर यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरा ख्याल नहीं रखती तो मैं ठीक नहीं हो पाती। अब तुम दोनों ननद भाभी की क्या बातें हो रही हैं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन पारुल जी, गायत्री जी यहाँ शादी की सजावट देखकर और जो खाना बना था, यहाँ तक कि मेरे मेहमान भी बहुत खुश हैं। मुझे आपकी तरफ से सारी तैयारी बहुत पसंद आई। सच में कम पैसों में भी दिल से तैयारी करना बहुत बड़ी बात होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी बहू ने ही मेरी बेटी की शादी की सारी तैयारी की है, इसलिए आपको जो भी कहना है मेरी बहू को कह दो। अरे आप तो चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हैं मुझे, ये तो मेरा फर्ज था। इस तरह आप देख सकते हैं कैसे एक भाभी अपनी नंद के लिए जतन करके ठंड में उसकी छोटी छोटी चीजों का जुगाड़ करके शादी करती है।